नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। तो बाजार की चाल को कैसे समझा जाए, बिटवीन द लाइंस कैसे पढ़ा जाए, आपके आगे के लिए क्या संकेत हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आपको निवेश करना हो, विस्तार करना हो, तो क्या ये सही मौका है? आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब हम लेते हैं इस शो में किसी एक्सपर्ट से। जी हाँ, और आज एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ मनीष कुंडवानी। मनीष जी, स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत एक बहुत ही अटपटे सवाल से करना चाहती हूँ। बाजार के लिए सबसे बुरी तस्वीर आपके मुताबिक कौन सी होगी? अगर सबसे इमेजिन बात में सबसे वर्स्ट बात इमेजिन करने की बात अगर आपसे पूछूं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितनी तेजी हमने पिछले एक साल में देखी है बाजार में आती हुई, अब उससे कहीं ज्यादा गिरावट आने का दौर आ गया है? क्या ये कहना सही होगा? वो उसका चांस तो काफी कम है मेरे ख्याल से। जो वर्स्ट सिचुएशन ये हो सकता है कि ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है वो जैसे सेकेंड वेव हुआ था इंडिया में उतना फैल जाए। बट आप देखेंगे कि जो सेकेंड वेव हुआ था 2021 अप्रैल और मई में, वो ग्लोबल नहीं था। इंडिया ब्राजील जैसे दो तीन कंट्रीज में ज्यादा था। तो मेरे ख्याल से वायरस का भी जैसे क्राइसिस शेप अप हो रहा है कि अभी ये ग्लोबल एक साथ फैलेगा, वो कम चांस लग रहा है। ऐसा लगता है कि फ्यू कंट्रीज में ज्यादा फैलेगा, फ्यू कंट्रीज में नहीं फैलेगा। बट फिर भी अगर ओमाइक्रॉन ज्यादा फैलता है तो ऑब्वियसली काफी सिक्लिकल स्टॉक्स, जो ग्लोबल सिक्लिकल हो या डोमेस्टिक सिक्लिकल हो, जैसे जो आउटडोर रिलेटेड है, रिटेलिंग, बेवरेजेस, उन पे काफी इम्पैक्ट आ सकता है, बैंक्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो वर्स्ट सिचुएशन मेरे ख्याल से जो बिगेस्ट रिस्क है अभी वो है ये वेरिएंट बहुत ज्यादा फैल जाए। तो मुझे बताइए, अब क्योंकि ये इमीडिएट थ्रेट बाजार के लिए ओमिक्रॉन आपको लग रहा है, अगर ये स्थिति गंभीर हो जाती है, इमर्जिंग बाजारों की अगर मैं बात करूं, क्या वो इस स्थिति में है कि एक और लॉकडाउन लगा सके? क्या कंपनियां, हमारा जो कॉर्पोरेट जगत है, कितनी बड़ी गाज उन पर गिरेगी? डेफिनेटली अगर नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ और काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ कि काफी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट हो गई, तो डेफिनेटली मोस्ट कंपनीज पे इम्पैक्ट आएगा, जैसे हमने मार्च टू मई 2020 में देखा था। बट मेरे ख्याल से वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। देखिए, इंडिया में अच्छी बात ये है कि जो सेर्वो प्रेवलेंस बोलते हैं, जैसे कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज ऑलरेडी है, वो काफी हाई है, 80s से ज्यादा है मेरे ख्याल से। तो इसका नेशनल वाइड लॉकडाउन का चांस बहुत बहुत कम लगता है। और एक बात ये है कि जो ओमाइक्रॉन का देखा गया है साउथ अफ्रीका और दूसरे कंट्रीज में जहाँ ये पहले आया था, कि ये फैलता फास्ट है, बट सीरियस इलनेस और सीरियस फेटालिटी या डेथ रेट जैसे बोलते हैं, वो काफी कम है। तो मुझे ऐसा बड़ा चांस कुछ नहीं लगता है कि नेशनल लॉकडाउन हो। बट वायरस का क्या है, वो म्यूटेट होके नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। तो ओमाइक्रॉन के साथ अगर कोई ज्यादा हार्मफुल वेरिएंट भी आ जाए, तो वो चांस हो सकता है कि नेशनल लॉकडाउन हो। बट अभी अच्छा। चांस बहुत बहुत कम चांस है, बट टेल रिस्क तो है। बाजार की चाल का अगर थोड़ा सा आकलन हम करना चाहें, तो कहीं ना कहीं सभी एक हेल्दी करेक्शन का इंतजार कर रहे थे, जो कि ओमिक्रॉन की बात करें, अगर हम फेड की बात करें, आरबीआई की बात करें, बढ़ती महंगाई की बात करें, इन सब चिंताओं से पहले ही शुरू हो चुका था। हाँ, इन सब चीज़ों ने, जो एक बुरी खबरों का दौर शुरू हुआ जो बाजार को पसंद नहीं आई, उसने इस गिरावट को और बढ़ा दिया, इस करेक्शन में और गहरापन ये ले आए। लेकिन इमीडिएट कंसर्न 2022 के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूं, तो वो कौन से हावी रहेंगे? मेरे ख्याल से दो तीन रिस्क है अपार्ट फ्रॉम वायरस। एक तो ये है कि
हमने जैसे लास्ट फ्यू मंथ्स में देखा कि अर्बन कंजम्पशन अच्छा है, काफी स्ट्रांग है, रेस्टोरेंट्स, एविएशन एटसेट्रा, बट रूरल कंजम्पशन अभी भी काफी वीक है। ये या तो कोविड की वजह से है, या फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस की वजह से है, या जो जॉब लॉस हुआ है लॉकडाउन में उसकी वजह से, जो भी रीजन हो, आप देखेंगे कि जो रूरल फोकस्ड इंडस्ट्रीज है जैसे टू व्हीलर, सीमेंट, माइक्रो फाइनेंस, उनका परफॉर्मेंस अभी भी काफी लो है, काफी वीक है। तो एक रिस्क ये है कि जो टॉप 10-15% हाउस होल्ड है उनमें काफी अच्छा रिवाइवल आया है, कि उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग थी। तो वाइल 15-18 महीने काफी तकलीफ वाले रहे सबके लिए, बट टॉप 10-15% हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन है वो क्विकली रिबाउंड हो गया। बट जो लोअर 50-60% पॉपुलेशन का जो कंजम्पशन है वो अभी भी वीक है, और ये अगर वीक रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जो ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का है वो चढ़ गया है। अभी आप ट्रेड डेफिसिट देखेंगे पर मंथ $20 बिलियन प्लस हो गया है, तो वो मेरे ख्याल से अगर कम होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो करंट अकाउंट डेफिसिट एक प्रॉब्लम बन सकता है इकोनॉमी के लिए। तो ये 2-3 रिस्क इंडिया को देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं ग्लोबल सप्लाई चेन के लिहाज से सवाल पूछना चाहूँ, कमोडिटी की कीमतों को ध्यान में रखते हुए, बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए, ये भारतीय बाजारों के लिए कितना बड़ा कंसर्न है? इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से ज्यादा कंसर्न नहीं है। मेरे ख्याल से आगे जाते हुए ऐसा लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस प्लेटो या कम होंगी। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन और ग्रोथ की तुलना करें तो ग्रोथ ज्यादा कंसर्न है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि ग्लोबली अभी चाइना में थोड़ा स्लो डाउन है, यूएस भी आगे जाते ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि यूएस ग्रोथ ऑल्सो थोड़ा कम होएगा। तो ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन का पीक हो चुका है। तो आगे जाते हुए ग्रोथ, स्पेशली जैसे मैंने कहा कि रूरल में ग्रोथ आए और इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स में ग्रोथ आए, वो ज्यादा कंसर्न है। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है कंसर्न आगे जाते हुए। कॉर्पोरेट्स के लिहाज से आपके कंसर्न क्या होंगे? कंपनियों के लेवल पर आप किन बातों पर नज़र रख रहे हैं? अगर हम ये मानकर चलें कि ओमिक्रॉन की दिक्कतें थोड़ी सी और बढ़ जाती है, आपकी एएमसी किस तरह के कदम उठाएगी जहां पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन लोगों ने आपके फंड्स में पैसे लगाए हुए हैं उनका हित बना रहे? आप किन किन पैरामीटर्स पर गौर कर रहे हैं फिलहाल? देखिए, जो लास्ट 2-3 क्वार्टर का कंसर्न था वो मार्जिन पे ज्यादा था, ग्रॉस मार्जिन, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस काफी स्ट्रांग थी। बट जैसे मैंने कहा, हम लोग, मेरे व्यू में आगे जाते कंसर्न टॉप लाइन ग्रोथ का होगा, क्योंकि देखिए अर्बन कंजम्पशन में हमने रिकवरी देखा है, बट इसमें कितना पेंट अप है, कितना स्ट्रक्चरल है, वो कोई बता नहीं सकता। तो अगर 3-6 महीने ये अच्छा रहा बट फिर कम हो गया, तो डेफिनेटली वो एक चीज है, हमको नजर रखना पड़ेगा। सेकेंड इज कि कितना ब्रॉड बेस ग्रोथ आ रहा है, कि ये स्मॉल टाउन्स रूरल में ग्रोथ आ रहा है या नहीं, वो सेकेंड चीज है। और थर्ड चीज ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है इंडिया में, ये 20-25 साल में ये लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स है। अब फेड ने लिक्विडिटी कम किया है, क्रेडिट स्प्रेड थोड़ा बढ़ेंगे, इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड ऑलरेडी थोड़ा चढ़ गया है अभी, तो उसमें भी कुछ जो बेनिफिट था लोअर इंटरेस्ट रेट का, वो भी हमको नजर रखना पड़ेगा कि काफी कॉर्पोरेट्स के लिए इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हो गया था, क्रेडिट स्प्रेड कम था, तो लोन भी इजीली मिल रहा था। और हम जो डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं वैल्यूएशन में, वो भी ऑब्वियसली इंटरेस्ट से लिंक्ड है। तो ये अगर इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स में अगर कुछ बढ़ाव आएगा, तो हमको नजर में रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि फरवरी तक आरबीआई बढ़ाएगा ब्याज दरें? देखिए, अभी बहुत 50-50 है, क्योंकि इन्फ्लेशन है, बट जैसे मैंने कहा कि आप लेटेस्ट जो
प्राइस मूवमेंट देख रहे हो क्रूड में, आयरन और एल्यूमिनियम, कॉपर, काफी गिरावट आई है उसमें। तो मेरे ख्याल से तो अगर आरबीआई फॉरवर्ड लुकिंग है, तो मेरा एस्टिमेट है कि मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी प्रो ग्रोथ रहेगी रादर देन फाइटिंग इन्फ्लेशन। तो मेरे ख्याल से इजी रहेगी। अब रेट हाइक की एग्जैक्ट स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ग्रोथ ज्यादा क्वेश्चन मार्क है, इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से कंट्रोल में आ जाएगा। इस ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? निवेशकों के पोर्टफोलियो पर भी बात करूंगी मैं आगे चलकर, लेकिन ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, आरबीआई जितनी भी ताकतें लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल वायरस है, ऐसी महामारी से हम ग्रसित हैं जिसकी वजह से कुछ भी ठोस रूप से कह पाना, मनीष जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या चलाएगा हमारा ग्रोथ का चक्का? देखिए, 4 कंपोनेंट होते हैं ग्रोथ के: प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स। अब हर सेक्टर में एक्चुअली इंडिया का आउटलुक तो अच्छा है, क्योंकि सब में बेस वीक है। तो लास्ट 8-10 साल में ये हुआ है कि केपेक्स और एक्सपोर्ट्स वीक था। लास्ट 1-1.5 साल में प्राइवेट कंजम्पशन भी वीक रहा है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस रही हैं। तो वो व्यू पॉइंट से ग्रोथ आना चाहिए। बट अभी एक चीज है कि जो ग्लोबल ग्रोथ का जो पीक था, वो लगता है कि जो ओपनिंग ऑफ ट्रेड था, जो वीक बेस से जो ग्लोबल ग्रोथ आई है, सडनली ऐसा लग रहा है कि चाइना स्लो डाउन हो रहा है, यूएस स्लो डाउन हो रहा है, तो कि ग्लोबल ग्रोथ का पीक हो चुका है, ऐसा एक थॉट है। डेटा अभी थोड़ा मिक्स्ड है, बट ऐसा एक हाइपोथेसिस बन सकता है कि ग्लोबल ग्रोथ यहाँ से स्लो डाउन होगा, जो कमोडिटी प्राइसेस में भी दिख रहा है। तो एक जो एक्सपोर्ट्स का जो उछलाव आया था 5-6 महीने में, मे बी वो एक चैलेंज हो सकता है। सेकेंड ये है कि प्राइवेट कंजम्पशन, जैसे मैंने कहा, टॉप 10-15% हाउस होल्ड का स्ट्रांग है, बट अगर रूरल में कंजम्पशन ग्रोथ नहीं आएगा, तो वो एक रिस्क है कि वो डिसअपॉइंटमेंट हो। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ब्रॉडली जो करना चाहिए वो हो रहा है कि केपेक्स पे ध्यान दें, और केपेक्स पे स्पेंडिंग करें तो प्रोडक्टिविटी बड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, तो एक्सपोर्ट्स में कॉम्पिटिटिवनेस आए। बट या थोड़े ये रिस्क है कि ग्लोबल ग्रोथ, अगर जैसे आप यूएस बॉन्ड यील्ड्स नहीं काफी गिर चुके हैं, इंडिकेशन ये है कि ग्लोबल ग्रोथ आगे जाके डिसअपॉइंट कर सकता है। अगर वो होता है तो मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडिया का जो ग्रोथ है वो भी ग्लोबल ग्रोथ से काफी लिंक्ड है। सही बात है। तो वो एक रिस्क है कि अगर ग्लोबल में सीवियर डाउनटर्न आए, तो मेरे इंडिया का भी चैलेंज होएगा। तो ये साल 2022 की अगर मैं बात करूं, क्या ये साल अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का साल है? पिछले 12-18 महीने इक्विटी में बहुत बढ़िया रहे, निवेशकों ने अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो रिटर्न के मामले में फूलता हुआ देखा है, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि कुछ डेट में भी शिफ्ट कर दें? रीबैलेंस करना चाहिए? देखिए, एक तो चीज ये है कि डेफिनेटली रिटर्न्स कैन नॉट बी एज गुड एज लास्ट 15-18 मंथ, क्योंकि जो अप्रैल 2020 बॉटम से लार्ज कैप ने अच्छा रिटर्न दिया है, मिड कैप ने उससे भी अच्छा रिटर्न दिया है, बट वो वेलोसिटी या वो एनुअलाइज रिटर्न एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप नेक्स्ट 2-3 साल का व्यू लेंगे तो अर्निंग ग्रोथ आएगी, बट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल थोड़ा गिर भी सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, लिक्विडिटी कम होएगा। तो मिड टीन्स, लो टीन्स, अराउंड दैट वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेके चलें। और एसेट एलोकेशन मेरे ख्याल से डिसिप्लिन में रहना चाहिए। लास्ट 1-1.5 साल का रिटर्न देके इक्विटी का एसेट एलोकेशन बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन है वो डेफिनेटली डिसिप्लिन से उसको स्टिक करना चाहिए।
निवेश की एबीसीडी इस शो का नाम है मनीष जी, और इसीलिए जिसका भी हम इंटरव्यू लेते हैं ना, उनकी निवेश की जर्नी के बारे में भी कुछ ना कुछ ज़रूर सुनते हैं, समझते हैं, और उसके ज़रिए निवेशकों के पास, दर्शकों के पास सीख बहुत बड़ी उनको मिल जाती है। आपकी निवेश की जर्नी कब से शुरू हुई? देखिए, मेरा इंटरेस्ट जो इन्वेस्टिंग में था वो कॉलेज डेज से शुरू हुआ। मैं अच्छा। इंजीनियरिंग कॉलेज था और समर हॉलीडेज में अच्छा। मैं अपने फैमिली के इन्वेस्टमेंट देख रहा था। हम्म। तो एक एमएनसी फार्मा कंपनी हम लोग ने 1977 में हम्म। 70 रुपीज, मतलब 17 शेयर लिए थे 10 रुपए में, अच्छा। 170 रुपीज के, और वो 92 93 तक 3 लाख रुपए हो गए थे। हम्म। और हम लोग देखा भी नहीं था कि क्या हो रहा है, मतलब वो कंपाउंडिंग जैसे बोलते हैं ना, एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ। कंपाउंडिंग से 170 रुपीज हो गया 3 लाख। हाँ। वो मैंने जब देखा तो मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ कि इन्वेस्टिंग में कितना वेल्थ क्रिएट हो सकता है, और ये कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल चीज है। हम्म। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में शुरू हुआ, और मैंने फिर इंजीनियरिंग छोड़ के एमबीए किया अरे फाइनेंस में। वाह! इंजीनियरिंग छोड़ के आपने एमबीए किया, तो मुझे बताइए, जब शुरुआत हुई निवेश के सफर की, तो कुछ गलतियां भी हुई होंगी क्या? वैसे तो आप बाजार के इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं कि गलतियों की गुंजाइश काफी कम होगी, लेकिन फिर नहीं भी। नहीं, देखो अभी भी हम लोग 10 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 3 4 भी कभी कभी खराब होती हैं, मतलब अच्छा। गलती तो सबसे होती है। हाँ हाँ। प्रोबेबिलिटी कम करनी चाहिए, हमेशा लर्निंग बढ़ानी चाहिए। हम्म। जैसे मैंने अर्ली करियर में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में डाला था काफी पैसा, अच्छा। क्योंकि बहुत चीप थे। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, प्राइस टू बुक बहुत चीप था, और डिविडेंड यील्ड अच्छा था। हाँ। क्या हुआ कि जो यूरिया प्राइस में जो रिफॉर्म एक्सपेक्टेड था, हम्म। मैं अर्ली 2000 लेट 90s की बात कर रहा हूँ, हम्म। वो आया ही नहीं। और हम्म। ये जो बोलते हैं ना वैल्यू ट्रैप स्टॉक्स हो गए, वो कि ऐसा नहीं हुआ कि बड़ा लॉस हुआ हाँ। एब्सोल्यूट लेवल पे, हाँ। बट वो 5 साल 6 साल कुछ रिटर्न नहीं बना। अच्छा। तो ये सब लर्निंग है। आई थिंक वो जर्नी है इन्वेस्टिंग, तो सीखना पड़ता है। सेक्टर्स चेंज होती हैं, थीम्स चेंज होती हैं, बिल्कुल। वैल्यूएशन पैरामीटर्स चेंज होती हैं। हाँ हाँ। आप 10 15 साल पीछे जाएंगे तो पूरा मार्केट 22 23 टाइम ट्रेड होना बहुत मुश्किल लगता था, जब मतलब हम्म। जब वो बेयर मार्केट में 8 10 12 टाइम भी आ जाता था हाँ। मार्केट। अब नहीं लगता है वैसे होएगा, बट पता नहीं, क्या पता फिर से आ जाए वैसा मार्केट। तो अब बट जो या हम माहौल देख रहे हैं ना मनीष जी, यहाँ पर न सिर्फ नए तरह के निवेशक बाजार से जुड़ रहे हैं। जब भी एक बुल रन होता है तो हम देखते ही हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है, लेकिन साथ साथ में निवेश के नए विकल्प भी आ रहे हैं। लोगों का रुझान आईपीओ की तरफ बढ़ गया है, एएमसीज धड़ाधड़ एनएफओस लेकर आ रही हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है, क्रिप्टो की बात हो रही है, एनएफटीज की बात हो रही है। क्या इन सब ट्रैप में पड़ना चाहिए? हाँ, मतलब देखिए, हर मार्केट का एक नया थीम होता है। अभी देखिए क्रिप्टो बड़ा चीज हो गया है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स बड़ा एक बड़ा थीम हो गया है। तो यहाँ मतलब लर्निंग तो हमेशा है, मतलब मैं मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ काफी चीज में। तो माइंड ओपन रखना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन अपनी जोखिम को भी मेरे ख्याल से समझकर आगे बढ़ना चाहिए। पोर्टफोलियो प्लानिंग की जहाँ तक बात है, डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर हम निवेशकों को सलाह देते हैं। आपके मुताबिक मौजूदा हालात में किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए? कितने एक्सपोजर के साथ, कितने एलोकेशन के साथ? देखिए, मेरे ख्याल से डाइवर्सिफिकेशन हमेशा एक बैलेंस है। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट एलोकेशन में 4 5 जो बड़े एसेट्स हैं, बैंक एफडी हो, इक्विटीज हो, हम्म। म्यूचुअल फंड डेट हो, गोल्ड है, रियल एस्टेट, ये 4 5 जो बड़े एसेट्स हैं, उनका जो आपको जो लॉन्ग टर्म एलोकेशन, आपका रिस्क प्रोफाइल, एज वेज देखिए, एडवाइजर अगर जरूरत है तो एडवाइजर से बात करके वो लॉन्ग टर्म करना चाहिए, वो एक डाइवर्सिफिकेशन है। इक्विटीज में मेरे ख्याल से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का मिक्स होता है। मेरे ख्याल से ये टाइम पे लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप न्यूट्रल है हम लोग।
क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप लास्ट 1-1.5 साल अच्छा करें, बट 3-4-5 साल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट ये भी है कि ओवर डाइवर्सिफाई मत करें कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्कीम्स, बहुत फ्रैगमेंटेड पोर्टफोलियो, उसमें फिर मॉनिटरिंग मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से 3-5-7-8 स्कीम के ज्यादा बियॉन्ड दैट डाइवर्सिफिकेशन मे नॉट मेक सेंस। उभरती हुई थीम 2022 के लिए कौन सी होंगी बाजार में, जिसमें आपकी भी दिलचस्पी होगी? मुझे लगता है कि 2-3 थीम्स हैं। देखिए, आई थिंक 3 बड़े थीम्स हैं मार्केट में अभी। तो ये है कि हम लोग दुनिया में देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन काफी है, डिजिटलाइजेशन है। तो मार्केट में ये डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू प्ले किया जा सकता है कि आईटी सर्विसेज हो, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हो, या जो बड़े सेक्टर्स में कंपनीज जैसे बैंकिंग और हेल्थ केयर में जो कंपनीज इनोवेटिव या टेक्नोलॉजी कटिंग एज काम कर रही हो। तो ये फर्स्ट थीम है, ये भी एक तो मेगा ट्रेंड जैसे कहते हैं। सेकेंड है कि जो शिफ्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, जो चाइना +1 बोलते हैं, इसमें भी काफी मोमेंटम है। हमने केमिकल्स में देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देखा है, और अभी लगता है कि टेक्सटाइल, स्टील, एमएनसीज जो कैपिटल गुड्स में है, उनका काफी इंटरेस्ट है सोर्सिंग करने में इंडिया से। तो डेफिनेटली आप करेंसी की वजह से या लेबर कॉस्ट या जो जियो पॉलिटिक्स, देयर मल्टीपल रीजन वाई मैन्युफैक्चरिंग चाइना से इंडिया शिफ्ट होने की काफी गुंजाइश है। ये सेकेंड थीम है। और थर्ड थीम ये है कि जो कोविड में आउटडोर कंजम्पशन हिट हुआ था, अगर ओमिक्रॉन सीरियस नहीं बनता है तो वहाँ वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, और उसके चलते हुए ब्रॉडर इकोनॉमिक रिकवरी आ सकती है। तो मेरा व्यू है कि देखिए, अर्बन और रूरल ज्यादा टाइम तक डाइवर्ज नहीं होंगे, क्योंकि अगर अर्बन बहुत अच्छा करेगा तो रूरल भी पिकअप करेगा, क्योंकि कनेक्शन होता है दोनों में। यहाँ से लेबर रूरल से अर्बन आ जाएगा, तो अर्बन का जो ग्रोथ है उसमें रूरल का भी पार्टिसिपेशन हो जाएगा। तो ये जो थीम्स है, अब इसमें जो थीम में वैल्यूएशन सपोर्ट ज्यादा है वो थर्ड है, कि क्योंकि कोविड में काफी आउटडोर कंजम्पशन और डोमेस्टिक सिक्लिकल्स का गिरा हुआ था, तो वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन पे चीप है। फर्स्ट 2 थीम्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी, ये स्टॉक्स 4-5 साल से अच्छा कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, बट मोमेंटम अच्छा है, अर्निंग में मोमेंटम काफी अच्छा है उधर। तो आई थिंक पोर्टफोलियो को ब्रॉडली ये 3 थीम में ही बैलेंस करना पड़ेगा। एट द मार्जिन मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक रिकवरी का स्मूथ सेलिंग जो एक्सपेक्टेड था 2 महीना पहले, वो अभी थोड़े डार्क क्लाउड्स तो है। ओमिक्रॉन है, फेड का जो टाइटनिंग है, वो अगर ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो डाउन करता है तो डोमेस्टिक पे भी फर्क पड़ेगा। बट हाँ, तो अब इसमें एवरी पोर्टफोलियो मैनेजर अपना स्टॉक या अपनी थीम में जितना वेट डालना चाहे डाले, बट मेरे ख्याल से ये 3 थीम्स इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी को अगर अपना पोर्टफोलियो का विस्तार करना हो तो आपके मुताबिक कौन सा बाजार आकर्षक है फिलहाल निवेश के लिए? देखिए, मैं पूरे मार्केट्स पे तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। हम लोग ने अभी एक ताइवान फंड लॉन्च किया है, हम लोग उसके बारे में काफी ऑप्टिमिस्टिक है। जापान, यूएस जैसे मेजर ज्योग्राफीज के भी फंड्स हैं। तो मेरे ख्याल से उसके लिए एडवाइजर लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स डिसीजंस है। तो हम लोग को लगता है कि निवेशक को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने नीड्स पे, कि जिसको अगर डॉलर लाइबिलिटी है, चाहे एजुकेशन की हो या ट्रैवलिंग की हो, जो भी हो, तो फॉरेन फंड्स आइडियल है उनके लिए।
और ये जो फंड्स है, चाहे जापान, ताइवान या यूएस, कोई एडवाइस लेके डेफिनेटली देखना चाहिए फॉरेन फंड्स। चलिए मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला और शो पर आके न सिर्फ बाजार की बारीकियों पर अपनी राय रखी, बल्कि निवेशकों को निवेश की राह में कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस पर भी उनको गाइडेंस दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए आज। थैंक यू। धन्यवाद।